नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां। और अब जो है हम लोग निवेश में, बैंकिंग में निवेश के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि बैंकिंग में किस तरह से निवेश करने के बाद हमारा पैसा सुरक्षित भी रहता है, हमारा पैसा समय पर हमको मिलता है। आज इन्हीं सब बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच में ओम प्रकाश विदौलिया जी मौजूद हुए हैं। ओम प्रकाश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। ओम प्रकाश जी जो है सहायक रह चुके हैं केनरा बैंक के, एजीएम पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं। आप जो है हम लोगों को ढेर सारी जानकारियां देंगे निवेश से संबंधित बैंक के बारे में। बुदौलिया सर, हम बहुत कुछ बैंक को लेकर के जानना चाहते हैं कि बैंक में निवेश करते समय हमारा मुख्य मोटिव क्या चाहेंगे, उद्देश्य क्या रहता है। जी जवाब देंगे। इससे पहले जो है हम आपको फ़ोन नंबर बता देते हैं जिस पर आप जो है हमसे प्रश्न की जानकारी ले सकते हैं या अपने उत्तरों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0755-266-0049। 0755 भोपाल का कोड है। आप इस पर जो है डायल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन है 1800-233-0040, जो कि स्क्रीन पर हर समय आपको दिखती रहेगी। आप इस पर संपर्क करके हमसे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। थैंक यू। अतुल जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं सभी श्रोतागण दर्शकों को नमस्कार करता हूं, जय हिंद, और कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयां देता हूं। बैंकिंग और निवेश, ये दो शब्द एक दूसरे के सहायक और परिपूरक हैं। और अब निवेश के जो उद्देश्य होते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास जो मेरा पैसा है वो सुरक्षित रहे, मेरे पास जो पैसा है उसमें तरलता बनी रहे, और मेरे पास जो पैसा है उसमें उसकी वृद्धि होती रहे। तो जब बैंक में हम पैसा डालते हैं तो ये तीनों चीज़ें हमको उसमें उपलब्ध रहती हैं। इसीलिए लोगों का प्रेफरेंस रहता है, लोगों का प्रयास रहता है कि आज से कम 30-40 साल पहले बैंक्स के अलावा कोई और ऐसी संस्था नहीं थी जहाँ पे निवेश किया जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो 3-4 दशक पहले हमने निवेश को बैंक से ही समझा था। तो यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के निवेशकों के लिए बैंक में निवेश करना उपयुक्त होगा, क्योंकि कई बार जो है बहुत सारे लोगों का ये विचार रहता है कि हमारा पैसा इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, समय पे चाहिए, नहीं चाहिए। इस तरह से बहुत सारे निवेश करते समय हमें सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो आप किस तरह के निवेशक को बताएंगे कि बैंक में निवेश करना उनके लिए उपयुक्त है? देखिए, निवेश करने के कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों में एक तो ये रहता है कि हमारे कोई प्रिकॉशनरी जो है, आगे वक्त पे पैसा काम आए और आगे पैसे की वृद्धि हो, स्पेकुलेशन हो। तो उन दो चीज़ों को देखते हुए बैंक में मैं चाहूँगा कि वो लोग अधिक से अधिक पैसा रखते भी हैं जो एक मिडिल इनकम, हाई मिडिल इनकम ग्रुप के रहते हैं या लिटिल हायर इनकम ग्रुप के रहते हैं, क्योंकि उनके पास तरलता की ज़रूरत रहती है, आवश्यकता रहती है, उनको धन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता रहती है, साथ ही साथ वो धन की वृद्धि भी चाहते हैं। निवेश के दूसरे भी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जगह हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन उन निवेश में अपने उन स्थानों में अपने आप में निवेश का जोखिम है। जी। तो यहाँ पर जो है आपने बहुत अच्छा बताया कि ये किस तरह के निवेशकों के लिए सही रहेगा। जिनके पास तरलता अधिक है वो पैसे को वहाँ पे पार्क कर सकते हैं, बेनिफिट उसका ले सकते हैं। अब थोड़ा सा ये भी बताएं कि किस तरह के ऑप्शंस मौजूद रहते हैं बैंकों में निवेश करने के लिए, जिससे उनको ये समझने में आसानी हो सके कि मुझे कहाँ पर निवेश करना चाहिए। बैंक में मूल रूप से जब आज से कई वर्ष पूर्व बैंक में केवल मूल रूप से दो सुविधाएं होती थी। एक तो बचत खाता कहलाता था और दूसरा होता था जमा राशि कहलाती थी। जमा राशि मतलब एक फिक्स्ड समय के लिए, एक मियाद के लिए वो पैसा रखा जाता था और उस रखी हुई रकम के ऊपर ब्याज की दर ज़्यादा रहती थी बचत खाते से। आज भी वो दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे हर प्रकार की सेवा को देखते हुए बैंकों ने भी अपने दायरे को बढ़ाया है, और वो दायरा उन्होंने बढ़ा के मार्केट तक ले गए हैं, बाजार तक ले गए हैं। और उस बाजार में जाने के बाद जो हम प्रायः सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, टीवी में आता है कि आज हमारा सेंसेक्स या जो प्राइस इंडेक्स है वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, उन सब को देखते हुए बैंक भी इस तरह की सेवाएं देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, ताकि आप
हर जगह, क्योंकि एक अंग्रेजी की कहावत है जिसे हिंदी में इस तरह कहा जाता है कि हमें अपने सभी अंडे एक ही बास्केट के में अंदर नहीं रखना रखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो सेविंग्स में रखिए, तरलता बनी है, फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे ब्याज ज़्यादा मिलता है, और अगर बैंक के मार्फत या किसी अच्छे सोर्स के मार्फत जो ज़्यादा रेपुटेड है उनके सोर्स के द्वारा, उनके माध्यम के द्वारा अगर हम मार्केट में भी पैसा कुछ लगाते हैं, परसेंटेज लगाते हैं, 100 रुपये में से 40% बैंक में रखिए, 20% सेविंग्स में रखिए और 40% फिर मार्केट में लगाइए, तो आपका पैसा सदैव सुरक्षित रहेगा और बढ़ता जाएगा। तो दर्शकों, आपने इस प्रकार देखा कि जैसे बदौलिया जी ने कहा कि हमें पूरा पैसा एक जगह पर निवेशित नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आप समय पर अपने पैसे को इन्फ्लेशन से बढ़ता हुआ पाएंगे भी, वहाँ पर रिटर्न में भी वृद्धि होगी अगर आपने उसको बैंक के अलावा और कहीं भी निवेश करके रखा है। साथ में अगर आपने बैंक में भी निवेश किया है तो वहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है और साथ ही साथ जो है समय पर मौजूद भी हो जाता है, या तरलता के रूप में वो आपके पास अवेलेबल रहता है। तो इस तरह से दर्शकों, हमें जो है अपने पैसे में सेग्रीगेशन करना या एक उचित अनुपात में उनका वितरण करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जी। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विजय कुमार पाल जी। विजय कुमार जी, आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। विजय कुमार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप प्रश्न पूछिए। जी हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ जी। सर, मैंने भी लोन ली है बैंक से, मैंने गाड़ी का। जी। तो सर उसके अंदर बैंक वाले प्रेशर बार बार प्रेशर बना रहे हैं, जैसे आरबीआई का रूल है 3 की ईएमआई ड्यू हो जाती है, सुबह गाड़ी उठा सकते हैं, लेकिन वो उससे पहले ही प्रेशर डाल रहे सर, ऐसा क्यों सर? अच्छा सर, इनका प्रश्न है कि विजय जी, आपका प्रश्न समझ गया। मैं पहले तो थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो आज की जो परिचर्चा है उसका विषय है बैंकिंग और निवेश। ठीक है, फिर भी आपने चूंकि प्रश्न पूछा है, मैं बैंक से जुड़ा हूँ, आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। आपको बताऊंगा कि बैंक जो भी ऋण देते हैं, लोन देते हैं, वो लोन जो है, वो ऋण जो है, वो कहाँ से आता है? मार्केट से जो पैसा आपके पास डिपॉजिट के रूप में आता है, तो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उसका कुछ परसेंटेज वो वापस बाजार को ऋण के रूप में लौटाते हैं। अब वो पैसा जो उन्होंने आपको दिया है, वो जब तक वापस सिस्टम में नहीं आएगा तो सर्कुलेशन रुक जाएगा। सर्कुलेशन रुकेगा तो हमारी इकोनॉमी अफेक्ट होगी, देश की आर्थिक व्यवस्था अफेक्ट होगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक अच्छे बारोवर के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऋण को चुकाएं। अगर आपको कोई समस्या है, जैसे कोविड में आ गई थी, तो आप लिख के एक आवेदन दे सकते हैं कि सर हमको 6 महीने की, 3 महीने की छूट दें, तो बैंक दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो है समय मियाद बढ़ा दी जाती है। आपको छूट के रूप में ब्याज में या किस्तों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का है। जी जी, बहुत अच्छे बात जी। हमसे एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप जी। नंद स्वरूप जी, नमस्कार। आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। नमस्कार सर, मैं जी जानना ये चाहता हूँ जी। हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो इसमें हमारा एसपी खाता होता है, चालू खाता जिसे कहते हैं, एक हमारा आरडी खाता होता है, एक हमारा एनएसपी खाता होता है जिसे बचत खाता कहते हैं। जी जी। इसके अलावा नई कौन सी स्कीमें हैं जिसमें हम लोग जमा करें, हमको अच्छा लाभ मिले, अच्छा फायदा मिले? जी, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये आपका, क्योंकि इस समय में ये कवर नहीं हो पाता। आपने बोल दिया मुझे याद आ गया। देखिए, आपने बताया बचत खाता है, एफडी का खाता है, आरडी का है, इसके अलावा एक सुकन्या खाता है। आपके यहाँ कन्या रत्न की प्राप्ति होती है तो उसके नाम पे आप वो पैसा जमा कर सकते हैं, और वो मेजर होती है तो पैसा वापस मिलता है। उसकी कई चीज़ें हैं और यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा, लेकिन एक वो अपॉर्चुनिटी, एक संभावना है अच्छे निवेश की। इसके अलावा सरकार ने, भारत सरकार ने कुछ जमा योजनाएं बनाई हैं, कुछ ऐसी पेंशन योजनाएं बनाई हैं, जैसे अटल पेंशन योजना, जी जी, है ना, ये बीमा योजनाएं जो बनाई हैं, ये सब चीज़ों में भी ये योजना तो बीमा की है, सुरक्षा की तो है, लेकिन साथ ही साथ जो आप पैसा जमा करते हैं, उस पैसे का आपको अच्छा रिटर्न मिलने के बाद समय अवधि के बाद में अच्छा पैसा प्राप्त हो जाता है। मतलब सुरक्षित निवेश भी हो जाता है, रिटर्न भी आपको अच्छा मिलता है, इंश्योरेंस भी हो जाता है, बीमा भी हो जाता है, साथ में आपका बीमा भी हो जाता है। तो दर्शकों, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कई जानकारियां आपको बैंक में जाकर के विस्तार से लेनी चाहिए, क्योंकि बैंक जो है समय समय पर कई ऐसे
योजनाएं चलाता है जिसमें आम नागरिक का बहुत ज़्यादा हित होता है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, निवेश की दृष्टि से हो, या और भी किसी तरह से जो है वो आपको लाभान्वित करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो हमें सेवा देने के लिए, हमारे बहुत सारे मदद करने के लिए हमारे साथ हैं। बैंक कोई साहूकार नहीं है, ये चीज हमें समझनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बात कि है? बैंक साहूकार नहीं है, बैंक वो साहूकार बैंक आपकी प्रोग्रेस में आपके पार्टनर हैं, सहभागी हैं। सहभागी हैं, और आपकी उन्नति और उनकी उन्नति दोनों सिक्के के एक समय जुड़ी हुई है, जुड़े हुए हैं, जिससे दोनों लाभान्वित होते हैं। क्या बात है। रिटर्न के जैसे कि इन्होंने पूछ करके वो कहा, तो रिटर्न के और भी कुछ ऐसे एवेन्यूज हैं जो कि जनता को जानना चाहिए या नागरिकों को जानना चाहिए, जहां पर निवेश करके वो अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। निवेश की बात फिर से वही है, एवेन्यूज की बात हुई कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आज से सैकड़ों साल पहले आप जाएंगे तो हम निवेश करते थे सोने में, मेटल में जिसको कहते बिल्कुल थे, सही कह रहे हैं। क्योंकि बैंक्स भी बहुत कम थे। हाँ। और लेकिन वो निवेश खतरे से खाली नहीं था। आज स्थिति यह है कि हमारे पास निवेश की इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं, आप ज़मीन में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन में जब आप निवेश करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी रिस्क जोखिम जुड़ी रहती है, जो कि खतरे से खाली नहीं है। सलाह नहीं दी जाएगी कि आप ज़मीन को, अचल संपत्ति को निवेश का एक साधन बनाएं। उसके बाद आप येलो मेटल, जिसको हम सोना कहते हैं, वो भी निवेश करते हैं, लेकिन उसकी निवेश की भी सीमाएं हैं। अगर नुकसान होता है तो आप बिल्कुल पूरी तरह से डूब जाएंगे। इसके अन्य अलावा सबसे बढ़िया है म्यूचुअल फंड, जो शेयर मार्केट का एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म है। और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी अच्छी अच्छी बॉडीज़ हैं, ऐसी अच्छी अच्छी एजेंसीज़ हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, बैंक्स भी हैं, और मार्केट में रेपुटेड एजेंसीज़ हैं जो म्यूचुअल फंड के मार्फत आपका निवेश करा के, अच्छे प्रोजेक्ट में निवेश करा के आपको हाई रिटर्न्स दिलवाती है। तो रिटर्न भी आपको मिल गया। बस यहाँ यह है कि जिस दिन पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो पैसा उस दिन ना मिलके T+3, मतलब आज अगर आपने मांगा तो 3 दिन बाद मिलेगा। तो इसलिए तरलता को देखते हुए बैंक में भी रखिए और मार्केट में भी रखिए। तो दर्शकों, आपने थोड़ा सा इस बात को और विस्तार से समझिएगा कि अगर आपके पास 100 रुपए, जैसा कि बुदौलिया सर ने कहा कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसको सेग्रीगेट करिए, और बैंक में ही जा करके आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, और थोड़ा पैसा बैंक में भी रखिए, जिससे आपको आवश्यकता के समय पर कैश प्राप्त हो जाएगा आसानी से। क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड वगैरह में या कहीं पर और निवेश किया है तो वो पैसा जो है T+3, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि 4 दिन के बाद ही आपको मिल पाएगा। अगर उसमें छुट्टियां नहीं है तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर उसके बीच में छुट्टियां आती हैं तो वो समय थोड़ा और लंबा हो जाएगा। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने ज़रूरत के पैसे को बैंक में ही निवेशित रखें, जिससे समय पर प्राप्त हो जाए। ये भी एक तरह का निवेश ही है कि आप ज़रूरत पर अपनी चीज़ों को कर पाएंगे अपनी ही तरलता से। क्या बात। अतुल जी, एक इनपुट देना चाहूँगा। जी प्लीज प्लीज, क्योंकि बहुत ही बर्निंग टॉपिक है ये। जी। आपने डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन के बारे में सब सुनते हैं, पेपरों में आता है। यहाँ आप सबको एक चीज़ आगाह करना चाहूँगा कि ये जो बिटकॉइन है ये अदृश्य करेंसी है। किसने खरीदी किसने बेची कुछ पता नहीं रहता है, और बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है ये। और ये कैसे बढ़ती है, एक एग्जांपल छोटा सा अगर आप समय दें तो बोल दूं। आप लोगों ने सबने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है एलन मस्क, उनका नाम सुना होगा। उन्होंने एक समय $500 मिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिए और उसको ट्वीट कर दिया। ट्वीट किया तो हजारों लोगों ने देखा, उन सबको लगा ये बहुत अच्छी चीज़ है, सबने उसको खरीदना शुरू किया। बिटकॉइन के रेट बढ़ गए, एलन मस्क ने अपना पैसा बढ़ गया तो निकाल लिया, वो तो फायदे में रहे, रेट फिर डाउन हो गए, एक आम आदमी घाटे में चला गया। तो उस चीज़ से दूर रखिए। लुभावना बहुत है लेकिन खतरे से खाली नहीं है। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि इस तरह के धोखे, जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है, इस तरह की चीज़ें जो है, छलावे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। सावधानियां रखनी है। हम अपने कार्यक्रम का यही उद्देश्य रखते हैं कि जिससे आप सावधान रहें और अपने पैसे से, जो पैसे आप निवेश कर रहे हैं उसमें भी सुरक्षा मिल सके। एग्जैक्टली। हाँ, और बहुत सारी बातों को जब हम डिस्कस करते हैं, आती हैं, तो पैसे के मामले में फ्रॉड,
अब बैंकिंग में भी कुछ ऐसा फ्रॉड है क्या बिल्कुल है, जिससे देखिए साहब, हमारे दर्शकों को सावधान रहना जी चाहिए हाँ। और उनको किस तरह से शर्तों को, नियमों को पढ़ करके चलना चाहिए जिससे वो ये सब चीजें ना हो सके। उनके साथ? देखिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं जी, कि जहाँ गुड़ है वहाँ पे चींटे हैं। एग्जैक्टली क्या जहाँ बात है, धन क्या है बात है। वहाँ पे धन को चुराने वाले भी हैं, जिस तरह से चुराए, चाहे फिजिकली चुराए, चाहे वो अपने थोड़ा- फ्रॉड करके चुराए, फोर्जरी जालसाजी करके चुराए। तो बैंकिंग सुविधाओं में जब हम जाते हैं जी, तो बैंक हमेशा बैंक के मैनेजर से आप पूछ सकते हैं या बैंक के किसी भी अधिकारी से कि भाई हमें क्या करें और क्या ना करें ताकि बैंक के अंदर का रखा हुआ पैसा हमारा सुरक्षित रहे, जिसे डूज एंड डोंट्स कहते हैं। फिर भी मैं आपको 2-3 शब्दों में बताना चाहूँगा कि आप अपना अकाउंट नंबर और अपनी चेकबुक अगर आपके पास है उसे सुरक्षित अपने पास अपने घर में रखें, ताला चाबी में रखें या सुरक्षित स्थान पे रखें। नंबर 1, अगर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बैंक से मिला है तो वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पासवर्ड, पिन नंबर या उसका CVV नंबर होता है जो पीछे लिखा रहता है, पीछे लिखा रहता है। वो किसी से भी शेयर ना करें। एक चीज, दूसरी चीज, ये कार्ड किसी को भी कितनी भी गहरी दोस्ती हो जी, ये ना कहें कि जाओ भाई तुम जाके पैसे निकाल लाओ। ओके, आपने ये किया मतलब आपने किसी को दरवाजा दिखा दिया, दरवाजा खुलेगा, सामान बाहर चला जाएगा। तो ये चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं जिसको ऑनलाइन बैंकिंग कहा जाता है, तब उस स्थिति में भी आपको अपने पासवर्ड वगैरह, अपनी आईडी पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना है। किसी के सामने ये ट्रांजैक्शन ना करें। एटीएम में जाते हैं तो जो वहाँ पे कीबोर्ड होता है, अगर खुला हुआ कीबोर्ड है तो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर हाथ रख के, क्योंकि कैमरे ऐसे लगे रहते हैं कहीं कहीं कि दिख जाता है। खास तौर पे मेंबर एस्टेब्लिशमेंट या जिसको आप होटल कहते हैं, दुकानें कहते हैं, जहाँ पे आपने कोई चीज़ खरीदी, वहाँ कैमरे ऐसे लगे रहते हैं कि वो पूरे उस मशीन के ऊपर कैमरा रहता है, आप उन्हें दिख जाता है कि आप कौन सा नंबर दबा डायल कर रहे हैं। तो ये सुरक्षा हमें ख्याल रखना, हमें विजिलेंट रहना है, हमें चौकन्ना और चौकस रहना है। अगर जिस तरह हम सड़क पे चलते वक्त चौकन्ने और चौकस रहते हैं, वैसे ही हमको अपने धन की सुरक्षा के लिए चौकस और चौकन्ने रहना। दर्शकों, आप हमारे बीच सजीव प्रश्न से जुड़ सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर आपको बराबर दिख रहा है, 0755 हमारा कोड है और हमारा लैंडलाइन नंबर है 2660049 और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1800233040। इन नंबरों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, जिसका हमारा एक्सपर्ट्स जो है इस समय उत्तर देंगे। साथ ही आजकल जैसे बुदौलिया सर देखा गया है कि बहुत सारी नेटवर्किंग के माध्यम से बहुत सारे फ्रॉड होने लगे हैं। इवन गांव वगैरह में भी बहुत सारे कॉल्स आने लगे हैं, या हमारे रूरल अर्बन सब जगह जो है देखा गया है बैंकिंग और साइबर फ्रॉड। तो ये बैंकिंग फ्रॉड और साइबर फ्रॉड क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? इनके बाद मूल रूप से हैं दोनों एक जी, क्योंकि बैंक से पैसा निकालना है, लेकिन इसके रास्ते अलग हैं। आप हवाई जहाज से गए या आप बस से गए, टैक्सी से गए, वो चीज़ होती है, पहुंचेंगे वहीं पे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फ्रॉड होते हैं, फिजिकल फ्रॉड होते हैं, आज की स्थिति में बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि बैंक्स ने भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। साइबर क्राइम जो है, साइबर फ्रॉड है, बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है लोगों को लुभावने ऑफर देना, लोगों के में एक भय क्रिएट करना। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, आजकल आप पेपर में पढ़ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी बिल पे नहीं किया है, आपकी बिजली कट जाएगी, इस नंबर पे फोन कॉल करिए। इस तरह के पहले कोविड के समय आते थे कि आपके कोविड टीकाकरण के लिए आते कि आपका कोविड टीकाकरण ड्यू हो गया है, आप कंफर्म करिए, या इससे ही मिलता जुलता कोई मैसेज आता था और वो आपने उसको टच किया, उसको क्लिक किया और फ्रॉड हो गया। फ्रॉड रोकने, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए मैं बताने से पहले एक बताना चाहूँगा, एक छोटा सा एग्जांपल कि अमेरिका में एक सज्जन थे जो 9 प्रकार की, आज बहुत पुरानी बात है, 9 प्रकार की आइडेंटिटी मेंटेन करते थे और फ्रॉड करते थे, और उनके ऊपर एक पिक्चर बनी थी। पिक्चर का नाम था कैच मी इफ़ यू कैन, और बहुत ही सक्सेसफुल पिक्चर थी। तो उस पिक्चर से एक ये मैसेज मिलता था कि फ्रॉड करने वाला बाकी सबसे एक कदम आगे चलता है। तो ज़रूरत है, अगर हमें फ्रॉड से बचना है तो हमें फ्रॉड करने वाले से एक कदम आगे चलना है, अगर आगे नहीं तो कम से कम उसके बराबर तो चलना है, जिससे हम उसे पकड़ सके। अब एक नया फ्रॉड जो आ सकता है कुछ दिनों बाद, आज हमारे शहर में, हर अच्छे शहर में CCTVs लगे हैं, सड़कों पे रेड लाइट्स लगी हुई हैं, लाइट्स लगी हुई हैं। मैसेज आएगा आपको कि आपने रेड लाइट जंप की है,
100 रुपए का चालान है, या तो थाने में जाके जमा कर दीजिए या इस नंबर पे आप जमा कर दीजिए। जी। देखिए 100 रुपए एक छोटी सी रकम है, ऐसा लगता है थाने कौन जाए, थाने यहीं कौन जमा जाएगा, कर यहीं दें से और ले। आपने किया और आपका पैसा निकल निकल जाए। जाएगा। ये सब चीज़ें होंगी, इसको पुलिस भी नहीं रोक सकती, क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो कहाँ से शुरू हुआ है, उसका लोकेशन, उसका ओरिजिन ढूंढना बहुत कठिन होता है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण आपके दिमाग में होंगे क्या जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिससे दर्शक उन बातों से सीख लेकर के सावधानी बरत बिल्कुल। सकें? सबसे पहले तो आज हमारे पास, हर किसी के पास एंड्रॉइड कैमरा है, या एंड्रॉइड मोबाइल है, सॉरी कैमरा नहीं, गलत बोल गया, मोबाइल है। उस एंड्रॉइड में कैमरा भी होता है लेकिन वो मोबाइल है। तो ये अच्छा भी है और नुकसानदायक भी है। ऐसा है, देखिए कि अगर आपके पास मोबाइल है और आपका मोबाइल थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट रहता है, मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि आपके मोबाइल नंबर पे जो नंबर है उसकी डुप्लीकेट सिम इशू होने वाली है। और जैसे ही आपकी डुप्लीकेट सिम इशू हो जाएगी, आपका मोबाइल भी चलने लगेगा और उसके बाद जो भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे वो पासवर्ड उसके पास जाएगा और पैसा पूरा निकलता रहेगा। बाद में आपको मालूम पड़ेगा। एक चीज़। दूसरी, आप आजकल QR कोड का एक सिस्टम चला है, क्विक रिस्पांस कोड। ये क्विक रिस्पांस कोड का जन्म हुआ है हमारे कोविड के समय, था पहले भी, लेकिन कोविड में इसकी आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना थी, उस बीमारी से बचना था, बचने के लिए। लेकिन अब क्योंकि बहुत ही सुगम है जी, तो जगह जगह है, तो जब भी QR किसी अननोन या अनआइडेंटिफाइड, क्या कह सकते हैं उसको, जो जिसकी जानकारी नहीं है, वो अगर आपके पास आता है तो उस कोड को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टोटल आपको फ्रॉड कर सकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आपने कुछ अमेज़ॉन पे आपने कुछ बेचने के लिए डाला और किसी ने खरीदार ने एक आपको फर्जी मैसेज दिया और कहा कि आप एक 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करिए, मैं आपको पैसे भेजता हूँ, और आपने ट्रांजैक्शन किया, आपके पैसे निकल गए। तो किसी भी ऐसे अनजान QR कोड को मत करिए रिस्पॉन्ड, एक चीज़। दूसरा, याद रखिए कि QR कोड इज़ नॉट फॉर रिसीविंग द मनी, पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं होता है, ये पैसा देने के लिए होता है, खरीदने के लिए। तो लुभावने ऑफरों में नहीं आए, जो है आकर्षित हो जाते हैं, लालच में ही फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जहाँ करते हैं, वहाँ पर आप अपना मेल ID और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर कराइए, ताकि आपको मैसेज सही समय पे आ सके और आप बैंक को इन्फॉर्म कर सकें कि ये फ्रॉड हो गया है, इसको रोकिए, मेरा पैसा मुझको वापस किया वापस करिए। ओके, तो कई बार जो है इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो आपने बताया कि अगर हम जो है बैंक में रिपोर्ट कर दें तो वहाँ पर जो है हमें इससे बचत मिल सकती है। तो वो रिपोर्ट करने का कोई प्रोसेस है क्या? कोई मेल ID, कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम जाकर के सिस्टमेटिक तरीके से रिपोर्ट कर सकें और उस फ्रॉड की जानकारी दे सकें? जब भी फ्रॉड आप महसूस करते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके पास आपकी पासबुक है, पासबुक में बैंक का नंबर रहता है, बैंक की मेल ID रहती है, बैंक का वेबसाइट रहती है, 3 चीज़ें रहती हैं। आप बैंक को फ़ोन करके बता सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये फ्रॉड्स के डिटेल है। अगर मैसेज आया है तो वो बता सकते हैं। दूसरा, आप मेल कर सकते हैं बैंक को कि ये फ्रॉड हुआ है, वो एक रिकॉर्ड क्रिएट होता है। तीसरा, आप वेबसाइट खोलेंगे उनकी, तो वेबसाइट में भी इंफॉर्मेशन की एक लिंक रहती है, उस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप बैंक में नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप किसी भी साइबर थाने में, अगर साइबर थाना भी उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी थाने में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है। साइबर थाना इसलिए कहा जाता है कि वो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, सिर्फ ये बात है। अन्यथा आपको कंप्लेंट करना है और कंप्लेंट करने की 3 अपॉर्चुनिटीज। मुदलिया सर, चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे, संक्षेप में हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे बैंकिंग निवेश या बैंक से निवेश करने में या बैंक में निवेशित रहने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त दर्शकों को जो जुड़े हुए हैं हमसे, उनसे यही कहूँगा कि अवश्य निवेश करें बैंक में, लेकिन निवेश करते वक्त अपनी आवश्यकताओं को देख लें। आपके प्रिकॉशनरी मोटिव हैं या आपके स्पेकुलेटिव मोटिव, पैसा ज़्यादा है तो ज़रूर हम चाहेंगे कि पैसे का हमको वापस रिटर्न ज़्यादा मिले, हमारे पैसे में वृद्धि हो।
तो कुछ पैसा बैंक में रखिए अपने हिसाब से, कुछ पैसा आप बैंक के मार्फत या अच्छी एजेंसीज, रेपुटेड एजेंसीज के मार्फत मार्केट में लगा सकते हैं, जिसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। एक इंश्योरेंस सेक्टर भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस। हालांकि ये खर्चे वाला है, लेकिन ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी है, इस प्रकार से कि जब ज़रूरत पड़ती है तो जितना प्रीमियम दिया है आपने उसका 10 गुना आपको मिल जाता है, आपके पैसे की बचत होती है। बुदौलिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए और इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद अतुल जी। दर्शकों को तो दर्शकों, इस धन्यवाद। प्रकार से आपने देखा कि बैंक में निवेश करना कितना आवश्यक है। हमें ज़रूरत के समय पर पैसा प्राप्त होना सबसे आसान जो है बैंकिंग सिस्टम से ही होता है। बैंक में आजकल वो सर्विसेज भी आपको मिलने लगी हैं जो एक मॉडर्न इन्वेस्टमेंट या मॉडर्न एवेन्यूज़ में आपका निवेश करते हैं और आपको इन्फ्लेशन से के बराबर या इन्फ्लेशन से अधिक रिटर्न भी दिलाते हैं। अब हम जो है इसी के साथ कार्यक्रम का समाप्त करते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात के 11:30 बजे फिर से होगा, आप वहां पर फिर से देख सकते हैं। अगले सप्ताह में फिर हम मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक पर चर्चा करते हुए। धन्यवाद, नमस्कार।